मैं चाहूँगा हमारे जो सीनियर साथी ज्ञानेंद्र पांडे जी वो भी कृपया मंच में आसन ग्रहण करें और श्याम सिंह रावत जी वो भी मंच में आसन ग्रहण करें, सुरेश नौटियाल जी वो भी मंच में आसन ग्रहण करें, अपने राम प्रसाद जी मंच में आसन ग्रहण करें। नमस्कार। उत्तराखंड एकता मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के समाज को मेरा प्रणाम है और मंच को प्रणाम है। अनु विष्णु जी और निशांत पठान जी के द्वारा आहूत ये सभा उत्तराखंड के मूल निवास और उत्तराखंड की वास्तविक चिंता के लिए उत्तराखंडी वासी जो उनके लोग हैं उनकी चिंता जो मूल चिंता है उसको समर्पित है और हम सब यहाँ चिंतन के लिए उपस्थित हैं और चिंतन से ही आगे कोई आंदोलन कोई सफलता मिलती है। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड एकता मंच को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समाज के समक्ष रखा है जिससे उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और मुझे क्योंकि अभी निशांत जी कह रहे थे कि मुझे वस्तुतः क्या है कि मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि कल ऋषि तर्पणी है, अब कहें तो रक्षाबंधन। ऋषि तर्पणी मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ उसको ऋषि तर्पणी कहते हैं। उत्तराखंड में रक्षाबंधन जो है कि जो मौलिक स्वरूप है उत्तराखंड में वो आज भी है कि जो असहाय होते थे और जिनकी रक्षा की जानी चाहिए उनकी रक्षा के लिए ये दिन था जिसमें कि मूल रूप से ये तो बाद की बातें हैं, राजनीतिक बातें बाद में बहुत सारी बातें होती हैं, किंतु मूल रूप से वो लोग जो चिंतन करते थे एकांत में करते थे। और मैं ऋग्वेद से इस बात को उठाऊंगा। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के ही संस्कृत दिवस भी है और मेरे पास एक विभाग है जो संस्कृत का है, तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं आज कल परसों, तो इसलिए थोड़ी मेरी व्यस्तता है। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं पूरे दिन पूरे समय आपके बीच बैठने वाला। मैं बता रहा था कि ऋषि तर्पणी रक्षाबंधन ये जो त्योहार था ये वेद का एक मंत्र है, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायते। आज जितने यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे विप्र हैं। आज के शब्द में कहें तो थोड़ा पॉलिटिकल शब्द हो जाएगा और थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा कि आपने विप्र कह दिया। शब्द अपनी यात्रा करते हैं, जैसे गोष्ठी शब्द है, ये गोष्ठी है, तो गोष्ठी का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये नहीं है। हम सब जानते हैं पहाड़ के लोग गठियार 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 गोष्ठी से निकला था, तो गोष्ठी यानी जहां गाय जो है गोष्ठ, जहां गाय इकट्ठा होती थी उसको गोष्ठ कहते हैं। वो शब्द की यात्रा आज देखिए, हम गोष्ठी में बैठे हैं, हम गाय तो नहीं है। इसी तरह से विप्र शब्द है कि उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायते। कि जो पहाड़ों की चोटियां थी और पहाड़ों के ऊपर जो
जो गुफाएं थी, जो नदियां थी, वहां बुद्धि का विकास हुआ। अब बुद्धि का विकास होने के बाद वहां बुद्धिजीवी पैदा हुआ। विप्र का अर्थ है बुद्धिजीवी, वहां बुद्धिजीवी पैदा हुआ और उसको बाद में उसकी परिभाषा हुई ऋषि, उसको ऋषि बोला गया। तो वो जो धिया विप्रो अजाय था, वो जो ऋषि वहां रहता था, फिर उस ऋषि की जो बहुत सारे प्रकार हुए और उन्हीं प्रकारों में 7 ऋषि के, सप्त ऋषि के, और उन्हीं से फिर गोत्र निकले। कोई कश्यप है, कोई अत्रि है, कोई भरद्वाज है। तो धिया विप्रो अजाय वो पहाड़ में पैदा और वो एकांत में रहते थे और प्रायः सत्व रज और तम की सृष्टि में, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति जो है हमेशा ज्ञान की तरफ जाती है और तामसिक प्रवृत्ति उसको रोकती है। तो जब वो ज्ञान की धारा में प्रवृत्त थे, जो तामसिक प्रवृत्ति थी उनको रोकती थी, उनके साथ अत्याचार करती थी, उनको उनके साथ बेवजह मारकाट करती थी, तो उन्हें रक्षा की जरूरत है। तो इसलिए उस दिन का नाम ऋषि तर्पण। बाद में इतिहास को लिखा जाता है, इतिहास को आज हम लिखेंगे तो इतिहास बन जाएगा, वो भी पहले किसी ने लिखा था। बहुत सारे तथाकथित इतिहास लिखे गए। मैं बड़ी बेबाकी से बोलता हूं कि बहुत सारे आप अगर पराधीन भारत के इतिहास को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। कितने दिनों तक हमारा पुस्तकालय चलता रहा, बहुत सारी पुस्तकें गायब हुई, केवल शिलालेख और अभिलेख पकड़ करके हम इतिहास बना देते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि वह परंपरा बनी रही और पहाड़ में जो बुद्धिजीवी था उसकी रक्षा करने के लिए राजा को, जमींदार को, जो शक्तिशाली था, उसको रक्षा सूत्र माना जाता था। और उसी दिन दीक्षा का भी दिन होता था, तो इसलिए उस दिन व्रतबंध संस्कार होता था। ऋषि की परंपरा। उन्हीं ऋषियों में एक भी ऋषि कश्यप, आपने सुना होगा ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप का पूरा क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र, कश्यप का क्षेत्र, कश्मीर से लेकर के हिमालय केदार। और कश्यप के ही संतानें काश्यप कहलाए। काश्यप वसुदेव का पुत्र वासुदेव, तो कश्यप का पुत्र काश्यप, और काश्यप का ही अपभ्रंश काश, खास, काश, कश्य, खस्या, खस्य, खस। कुछ जगह ये भी है कि उनके पुत्र का नाम कुश था, कस था, वो खस्य। ये बात, इस विषय को बाद में लेखेड़ा जी बहुत विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। मैं जिस बात का आपके सामने बोल रहा हूँ कि पूरे पहाड़ में ऋषि कश्यप की बल्कि ऋषियों की संतानें थी, कश्यप की भी थी और ऋषि की। अब मैं इस बात को अभिलेखों से, जो ऐतिहासिक अभिलेख है, जो भारतीय अभिलेख है, अंग्रेजों के लिखे हुए या तथाकथित इतिहास ग्रंथ नहीं, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ये वैज्ञानिकों ने मान लिया। उसके पास का ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उसके थोड़ा नजदीक का है शतपथ ब्राह्मण। बहुत कठिन विषय, उसको उसके शब्द लोगों के समझ नहीं आता। वहां एक वृत्तांत है शकुंतला और दुष्यंत, वो कितनी प्राचीन था, और उनका पुत्र भरत। अब आपने स्वर्गारोहिणी सुना? स्वर्गारोहिणी कहा है, सब जानते स्वर्गारोहिणी का।
स्वर्गारोही जो यात्रा करते हैं, वो स्वर्गारोही जो पांडव यात्रा करते हैं, स्वर्गारोही उस पथ को कहते हैं। तो स्वर्गारोही है तो स्वर्ग अवरोही नहीं है, यानी स्वर्ग जाने का रास्ता था तो स्वर्ग से आने का भी रास्ता नहीं था। तो दुष्यंत बहुत वीर थे। जब देवताओं के साथ राक्षसों का युद्ध होता था तो दुष्यंत का आह्वान होता था, दुष्यंत को बुलाया जाता। तो दुष्यंत जब देवताओं की रक्षा करके स्वर्गारोही से धरती पर लौटते थे, तो वृत्तांत आता है कि वे ऋषि कश्यप के आश्रम में थे। कहाँ गए? ऋषि कश्यप, जिसका मैंने बताया काश्यप, कश्यप, ये तो अभी भी है। तो उनके आश्रम में एक बच्चा शेर के दांत गिन रहा था, छोटा बच्चा, उसकी जटा पकड़ के शेर के दांत। उन्होंने देखा कि ये बच्चा, तो वे पता किया, शकुंतला, पूरा वृत्तांत आपने कहानी सुनी होगी कि इस दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है कि उन्हीं का पुत्र था। शकुंतला उस आश्रम में थी, क्योंकि दुष्यंत भूल गया था दुर्वासा के साथ के कारण। वृत्तांत है, पुराना वृत्तांत है। अब जो वो बच्चा था उसका नाम भरत, इतना वीर बच्चा, ऋषि कश्यप के आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का बच्चा देखा, उसके नाम से भारत पड़ा। आप सब जानते हैं, जिसके नाम से भारत पड़ा वो बच्चा, वो बेटा दुष्यंत का, शकुंतला का बेटा, ऋषि कश्यप के साथ आश्रम में हिमालय उस स्वर्ग का अवलोही, हम उस क्षेत्र के निवासी कि जो भारत की मूल पहचान का क्षेत्र, महत्व है। कितने पुराने हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। शेड्यूल ट्राइब में सबसे पहला तो यही है कि मूल निवास, मौलिक, पुराना, सबसे पुराना प्राचीन निवास। इससे पुराना क्या हो सकता है? ये जो आज के बहुत सारे प्रदेशों में शेड्यूल ट्राइब है, ये तो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के की पहचान बना के शेड्यूल ट्राइब है। और हमारा जो हमारी पहचान है ऋषि कश्यप। अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ भोटिया जो लोग होते हैं उनमें तो मरछा सुना आपने? मरछा तो कश्यप के पिता का नाम मरीच था। आप सुना? मरीच। तो मरीच के संतान मारीच, मरछा। और देखो शेड्यूल ट्राइब में बिल्कुल है। किंतु मैं एक और बात बताता हूं, हमारे जौनसारी भाई यहाँ बैठे होंगे, है कोई जौनसार क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब, पूरा जौनसार क्षेत्र, मैं उनको बधाई देता हूं और उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने को मूल जड़ से जुड़े। जो जौनसार क्षेत्र है, आपने खेती, हमारे यहाँ खेती के लिए एक शब्द है सार, पता नहीं आपके यहाँ पे, तो मेरे गांव में सारी भी बोलते, सार है ना। सेमार को बोलते हैं जहाँ धान बोया जाता है, सारी को होती है जो सामान्य सारी होती है। अच्छा, ये वैदिक शब्द है, जहाँ सृजन होता है उसको सार बोलते हैं। श्री शब्द, श्री धातु है, संस्कृत में श्री धातु है सृजन के, उसी से सृजन बना, श्री से सार बना। आपने सुना होगा गंगा जी का पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी, सुना है?
क्यों है कि वो जन्म ऋषि की जन्म, तो जन्म का सार यानी जन्म की संतति जहां थी वो जोनसा। भले बाद में हमारे जोनसारी भाइयों ने अपने को पांडवों से जोड़ करके वो शिविर किया, क्योंकि बीच का इतिहास कोई जब देखिए भले मतलब अगर न मानने वाले हों तो उस वक्त भी न मानने के लिए पांडव हुए नहीं। हमारे जो अंग्रेजों ने वेदों को गडरियों में गीत कह दिया और उस बात को हम मान गए और हमने अपील नहीं की, हमने जोरदार ढंग से अपनी बात नहीं रखी, जिसके कारण आज भी पहाड़ जो है उत्तराखंड वो संघर्ष करता है, क्योंकि हम अपने महत्व को, अपने स्वाभिमान को, अपने मूल जड़ को बचा नहीं पाए। हम आज भी कहते हैं कि हम पास है। देखो 16वीं शताब्दी से इतिहास लिखा जाता है उत्तराखंड प्राय, और पावनगढ़ इधर उधर बकरी शासक, बस इससे पहले का उठा के तो देखो। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं जोनसार भाइयों की इज्जत करता हूं कि उन्होंने कम से कम पांडवों की जो संस्कृति है उसके आधार पर सिविल ट्रैक तो हुए। हम बस अब किसी को पूछो, भाई पुरोहित जी बैठे हैं, पुरोहित जी से पूछेंगे कहाँ से हैं आप, क्या हैं, अरे हम तो राजस्थान से, राजस्थान में पाए, हम तो राजस्थान से वहां गए। आपको मैं बताऊं कि वेद का पहला मंत्र है अग्निवीर्य पुरोहित, कि जो समाज को आगे आगे ले जाए उसको पुरोहित कहते हैं। अब बताइए आप कि ऋषि ले जा रहा था समाज को आगे, तो ऋषियों में तो होगा कोई पुरोहित। अभी मैंने ये बातें बताई, तो ये जो ऋषि हैं हमें ये पहचान करनी पड़ेगी, हमें ये पहचान बतानी पड़ेगी कि जो भारत की पहचान है, जो भारत की मूल जाति है, जो भारत की जो मूल ज्ञान परंपरा है वो पहाड़ से है, और सबसे ज्यादा जो पिछड़ा और सबसे ज्यादा मौलिक और सबसे ज्यादा अभावग्रस्त वो हम। शेड्यूल ट्राइब का जो बनने का है उसमें 4-5 चीजें हैं, उसमें यह है कि अभावग्रस्त। तो अभावग्रस्त देखो, इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं कि हम सब लोग एक पूरे जो हमारा क्षेत्र है, खेत है, गांव है, उसको छोड़ करके और यहाँ 50 गज के ढब्बे में रहे, फ्लैट में रहे, तो इससे बड़ा अभावग्रस्त क्या हो सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी इतनी खेती है, हमारी इतनी जमीन है, तो कितने अभावग्रस्त, किंतु हम इस बात को कह नहीं पाए और इस बात को जोरदार ढंग से सरकारों के समक्ष अपनी अपील नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हम ये भुगत रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अपना जो मूल है उसको बताइए, अपने मूल से जुड़िए, और जो इतिहास आपके सामने है, जो कल्चर आपके सामने है, कि कोई भी लिख लेता है कि मैं आया कानपुर से, मैं आया गुजरात से, हम आए राजस्थान से, ये जो प्रवृत्ति है जिसके कारण पहाड़ को नुकसान है। क्योंकि तो जब भी कोई सरकार में बात जाएगी तो कहते आप तो बाहर से आए हो, विकसित क्षेत्र से आए थे, आप तो यहाँ तो डर के आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ में जो भी है वो ऋषियों की संतान है, और वहाँ जो जाति उपजाति गोत्र वो सब ऋषियों के हैं। पॉलिटिकल बातें अलग हैं, मतलब किसी भी वर्ण में, किसी भी वर्ग में जो है वो सब ऋषियों की संतान है। इस बात को एक मत से अगर आप स्वीकार करेंगे तो जोनसार की तरह पूरे उत्तराखंड को
शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा। और ये आवश्यकता है। ये इस समय देखिए हमारे आप सबके सहयोग से उत्तराखंड राज्य बना, आप सबके सहयोग से हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो भाषाएं हैं उनको कहीं न कहीं सरकारी स्वर मिल रहा है। दिल्ली में भी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अकेडमी बन गई है। ये इस तरह की बातें सब हो रही हैं, किंतु उसके बावजूद जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का वासी है, उसको कोई लाभ नहीं है और न लाभ होने वाला है। जैसे जैसे आपके गांव खाली हो रहे हैं वैसे वैसे वहां कुछ और लोग कब्जा करेंगे और ये होता रहेगा जब तक आपने अपनी जो पहचान है, अपनी जो बात है वो रखाएंगे। हम तो यहाँ के मौलिक, हम तो यहाँ के मूल निवासी, और मूल निवास का देखिए अगर आप ऋषियों से जुड़ेंगे तो आप मूल हैं। अब वो कुछ भी कहे, एक मैं और कहता हूँ, टिहरी में भरदार पट्टी है, भरदार जानते हैं? अब वो भरद्वाज का क्षेत्र, मैं अगस्त मुनि का रहने वाला, मेरे अगस्त ऋषि का क्षेत्र, और अगस्त जो है वो ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। पुलस्त्य जो ऋषश्रवा दूसरा पुत्र था उनका, रावण के दादा, समझिए, उनका एक पुत्र अगस्त भी था। तो अगस्त वहां थे। पुलस्त्य जो है, पुलस्त्य मेरी ससुराल है, तो पुलस्त्य भी वही थे। और बात बताता हूं, कालिदास जो है, इस पे हमारा बहुत चलता है और हमने बात मनवाई भी है। कालिदास उत्तराखंड के थे। कबीरठान एक गांव है, विद्यापीठ वहां जगह दी आज भी है, काली मठ वहां पर है, सब कुछ। हम बार बार जो ये कहते हैं कि हम बाहर से आए, उससे नुकसान हो। ये जो पुस्तकों में आप बहुत सारी जातियां, मैं कई बार पढ़ता हूँ कि यहाँ की जातियां, वहाँ की जातियां, ये यहाँ से आए, मैं सबको नकारता हूँ, क्योंकि आज भी हम यहाँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम यहाँ हैं, दिल्ली में हैं, अगर हमें कह दिया जाए कि आप गांव जाओ, सरलता से जा पाएंगे? नहीं कर, वो भी आज की तिथि में, जबकि वहां सब कुछ है, वहां गैस भी है, रोड भी चलेगी, तो गाड़ी से जा सकते नहीं जाता। तो आप ये बताओ, जो पुरोहित, जो विष्णु जी, जो रावत जी गुजरात और राजस्थान और नीचे बहुत अच्छे रह रहे थे प्लेन्स में, और उस समय जो बैलगाड़ी में जा रहे थे, वो क्यों पहाड़ में बसते, क्यों करके बसते हो? तो ये सब मिथक हैं, इन मिथकों को तोड़ना होगा, अपनी पहचान के साथ हमें जीना होगा, और हम सब एक मत से स्वीकार करें कि हम शेड्यूल ट्राइब हैं। हम सब स्वीकार करें कि हम सब, जैसे मैंने अभी बताया, कश्यप की संतान ही खस्या, और पहाड़ में ये मैंने अभी मच्छा बताया, खस्या बताया, ये सब ऋषियों की संतान है, सब ऋषियों की संतान। इन्हीं के कश्यप जी के, देखिए कश्यप जी के 12 जो आदित्य हुए, 12 पुत्र हुए, और उन्हीं में जो संतानें हुई, उन्हीं में कुछ राजपूत हुए, कुछ ब्राह्मण हुए। और पहले की जो परंपरा थी, आज मैंने बताया, शब्द को मत पकड़िए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने मित्र की बात की, कुशल शब्द, कुशल, मैं अभी जो रावत जी बैठे हैं, मैं उनको पूछूं कुशल से तो हैं, तो सीधा सा अर्थ है कि मैं उनका स्वास्थ्य पूछ रहा हूँ। कुशल शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जाएंगे तो कुश लाने वाला, जो कुश घास होती है, तो कुश घास लाने वाला जो शब्द है वो आज यात्रा करके क्या पहुंच गया। ऐसे ही जो वर्ण व्यवस्था थी, जो ऋषियों ने पहाड़ में, उत्तराखंड के ऋषियों ने चिंतन किया था, वो वर्ण व्यवस्था आज शब्द जाकर के कहाँ पहुंच गया। आज हम बोलेंगे तो लड़ने के लिए लोग तैयार हैं,
और जो हमारा जो जो गुलामी का काल रहा 1200 वर्ष लगभग, उसमें तो और भी विसंगतियां आ गई। ये जो घूंघट प्रथा है, ये महिला ढूंढने की प्रथा है, ये छुआछूत है, ये सब बात है, ये सब गुलामी के दौर का है। पहले कुछ था ही नहीं। आप कहिए, हमेशा हल्ला मचाया जाता है कि वेदों में, मनु ने, ऋषियों ने ऐसा। पहले तो कहिए तो सही, पहले ग्रंथों को जानिए तो सही, शब्दों को देखे तो सही, फिर पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा। वहां कुछ नहीं है, न पर्दा प्रथा थी, न घूंघट प्रथा, न महिला ढूंढने की प्रथा, न छुआछूत, न ऊंच नीच। उस समय की जो समाज की वर्ण व्यवस्था वो उस तरह की थी जैसे हमारे ऑफिस में आजकल क्लास 1 ऑफिसर, डी, सी और डी। काम करना है ना, अगर काम करना है तो ग्रुप तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ वर्गीकरण है, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ये वर्गीकरण समाज के आधार पे अर्थव्यवस्था थी, न कि शासन के आधार पे थी। तो उस शासन व्यवस्था जो बाद में जो ये सब पॉलिटिशियन उन्होंने सब कर दिया, ये सब बात की बात है। हम सब उत्तराखंडी एक हैं और एक रहेंगे। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम शेड्यूल ट्राइब हैं। ये सब तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी पहचान करना।